रिपीट करो, रिपीट कीजिए संस्कार, क्या क्वेश्चन था बच्चे? बच्चे क्या क्वेश्चन था? तो लीव ही कर गया सर। अच्छा कोई बात नहीं। यस यस आ गया सर, आ आगे गया, लीव हो गया था सर गलती से। सॉरी सर। यस क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्या? नहीं बोलो सर कोई क्वेश्चन। ठीक है। हाँ बच्चे बताइए, कोई क्वेश्चन है तो। यस सर बता रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन ये है कि मतलब which is the last step of accounting as a process of information? तो पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन बुक्स अकाउंट्स, फिर बी नंबर में प्रिपरेशन ऑफ समराइजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फोर्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ बच्चे बताइए। हेलो सर आवाज आ रहा है? बताइए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? हाँ आवाज आ रहा है, बताइए क्वेश्चन। यस सर बता रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? तो फर्स्ट है सर ऑप्शन नंबर रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ समराइजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर थर्ड है सर आपका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फोर्थ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फोर्थ है सर आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ तो सर यहाँ बच्चे आंसर यहाँ में दिया पॉइंट हुआ क्या सी क्या नंबर है? सर, लेकिन हमको इसमें से कंफ्यूजन हो रहा है ए और बी में से, तो वो इसका समझ नहीं आ रहा था थोड़ा कि ए और बी में से यार, लेकिन आंसर दिया सी तो बस। नहीं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक बार संस्कार हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? यानी अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसका थ्योरी हम बताए थे आप लोगों को। क्या कहता था ये कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब ही था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सॉरी ये कह रहा था क्वेश्चन क्या कि प्रोसेस का इंफॉर्मेशन का जो लास्ट स्टेप कौन सा होगा? इंटरप्रिटेशन मतलब तो ये हुआ कि ओवरऑल इंटरप्रेट करना, किसी के सामने प्रेजेंट करना, किसी के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। जो आउटसाइडर होते हैं, जो आपको यूजर का नाम सुने हैं, अकाउंटिंग यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? यस सर। यस सर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर और क्या, एक्सटर्नल यूजर। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसका प्रोसेस जो है, आप लास्ट में देखोगे कि कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, जो यूजर है उसको कम्युनिकेट करना, यानी उसके यहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो कर रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर नंबर सी ही होगा, कम्युनिकेशन ऑफ क्या, इंफॉर्मेशन। अब पहले जमाने में, पहले समय में टेलीफोन नहीं था, ठीक है। तो आप लोग बच्चे जानते होंगे कि उसको मतलब अगर इंटरनेट नहीं होगा तो उस टाइम में कैसे इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता था? बाय रिटेन लेटर होता था ना जी। अब कोई व्यापारी एक दिल्ली में है और एक पटना में है, अब जरा सोचो जो उस समय अगर टेलीफोन सुविधा नहीं होगा तो वो कैसे कम्युनिकेट करता होगा इंफॉर्मेशन को? तो यहां से ये लेटर लिखता था और उसके पास में जाता था, फिर वहां से वो क्या होता था उस लेटर का, फिर आंसर जवाब देता था उसको। तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में
बहुत सारे साधन ऐसे हो गए हैं जैसे जिसमें कि मेल भी होता है। मेल करना जानते हो आप लोग, तो जानते ही होंगे। यस सर। ठीक है, तो डेटा को मतलब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। अब साधन वो कम्युनिकेट बहुत तरह से होते हैं बच्चे। आप बाय फोन भी कर सकते हो, बाय मेल भी कर सकते हो, बाय लेटर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि लास्ट विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि क्या रिकॉर्डिंग इसका लास्ट स्टेप है? नहीं, No, रिकॉर्डिंग तो लास्ट स्टेप होगा भाई। रिकॉर्डिंग से उसको तो रिजल्ट से मतलब है कि क्या रिजल्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि प्रिपरेशन ऑफ समराइजेस इन द फॉर्म ऑफ क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब समराइजेस का मतलब क्या समझते हैं? ट्रायल बैलेंस जानते हैं? अकाउंटिंग का जो बच्चे Yes, sir. यस सर। हाँ, अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन था वो क्या डेफिनेशन था? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर transaction and event which are in part at least of a financial character। मतलब डेटा को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासिफाई करना मतलब लेजर बनाना, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना यानी समराइजेस करना, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होगा वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही होता है। तो वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट। अब रिजल्ट हो एज वेल एज पोजीशन हो। पोजीशन मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, बैलेंस शीट। अरे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, याद है? यस सर। Yes, sir. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसका रिजल्ट पता चल जाता था, और बैलेंस शीट से उसका क्या चल जाएगा, पोजीशन। तो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? यानी एक व्यक्ति से बातचीत करना, सर। व्यक्ति के पास में इंफॉर्मेशन को हम लोग पहुंचाते हैं, तो उस प्रोसीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं? Officer of Madeo. हाँ, उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट वर्ड जो है, द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, मेजर एंड recorded in such a manner that the necessary relevant information generated are communicated in the certain form to the management and other internal and external user of information। जो आपका चाहे वो इंटरनल यूजर हो या चाहे आपका क्या एक्सटर्नल यूजर हो, उसके यहां तक क्या करना, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। ठीक है? यस सर। और कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए बच्चे। प्रीवियस क्लास में हम लोग किस चैप्टर तक पहुंचे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन बताए थे क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन का एमसीक्यू? नो सर, फंडामेंटल्स में ही थे सर। ओके, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का ज्यादा नहीं है। अब हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन इस टाइप का आपका रहेगा बच्चे, ध्यान से समझना कि परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, यानी एक मशीन हम परचेज किए कैश के रूप में, तो इससे क्या इसका इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए, डिक्रीज टोटल एसेट्स, बी कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, सी इंक्रीज टोटल एसेट्स, और डी है नन ऑफ द अबव। आवाज मेरा आ रहा है क्लियर? Increase. Yes, sir. सर रिपीट कीजिए सर। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, जब आप कोई मशीन कैश के रूप में परचेज करोगे तो इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार का पड़ेगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। परचेज मशीन फॉर कैश, तो परचेज मशीन फॉर कैश इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो डिक्रीज टोटल एसेट्स, कीप्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड,
increase total assets or none of the above? Increase total बताओ। assets. तो सभी हो Increase, जाएगा sir. सर. Unchanged होगा. Keeps total Unchanged. assets unchanged. हाँ, ये जिनका आंसर है अनचेंज्ड वो राइट आंसर है बच्चे। वो क्या है? राइट आंसर है। बताओ कैसे सचिन, ये समझ में आया कैसे अनचेंज्ड होगा ये? No कि sir. अगर आप मशीन परचेज किए हो बच्चे तो मशीन क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। यस क्या नो? Yes sir. और अनदर क्या है? अरे दो अकाउंट है ना इसमें बच्चे, मशीन और कैश। तो Yes. मशीन फिक्स्ड एसेट्स है और कैश क्या है? करंट एसेट्स। तो मशीन इंक्रीजेज, दैट इज कैश डिक्रीजेज। तो एक एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या फॉर्मूला बताता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस Liability कैपिटल। plus capital. तो लायबिलिटीज और कैपिटल में तो इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चे। Yes sir, एसेट नहीं साइड में पड़ेगा. पड़ेगा इसका इफेक्ट, और एसेट साइड में इफेक्ट पड़ेगा मतलब एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा एसेट्स क्या हो जाएगा? Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। ठीक है। अनदर क्वेश्चन क्या है बच्चे कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज सर्टिफाइड बाय, अभी जस्ट इसका आंसर हम बताए थे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सर्टिफाइड करता है? तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. सभी बच्चे इसको नोट कर लें। ऐसे रफ पेज नोटबुक है ना सभी बच्चे के सामने में? Yes, Yes sir. sir. तो नोटबुक पर छोटा सा लिख करके जो इसका क्या कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन सैटिस्फाइड, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाय C इक्वल टू A प्लस L इक्वल टू C माइनस A, C इक्वल टू नेट एसेट्स और कैपिटल इक्वल टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे? अकाउंटिंग इक्वेशन इज सर्टिफाइड बाय कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल माइनस एसेट्स। यही तो है जी। लायबिलिटी इक्वल टू Assets minus capital minus assets. एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? इसको थोड़ा स्क्रीन शेयर हम करें क्या, समझाएं क्या? ये देखो, Assets is equal to capital plus liability. ये देखो बच्चे Capital plus हम समझाते liability. हैं थोड़ा। ये देखो, ये क्या होता है कि A इक्वल टू क्या होता है बच्चे? लायबिलिटी Capital plus प्लस liability. कैपिटल, ये होता है। तो अगर यहाँ L आ जाएगा इधर तो L इक्वल टू यानी लायबिलिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एसेट्स माइनस क्या? Capital. और नेक्स्ट क्या है बताइए? Capital equals to. कैपिटल इक्वल टू, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा बच्चे, ये रॉन्ग आंसर है। Yes ठीक है, sir. क्योंकि इसमें लिख रहा है कि क्या कि लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है? लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस Assets minus capital. कैपिटल। ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है। और तीसरा देखिए, कैपिटल इक्वल टू क्या लिख रहा है? कैपिटल इक्वल Net टू assets. Assets. नेट एसेट्स, ये राइट आंसर है। कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स। और लास्ट में जो है कैपिटल इक्वल टू क्या? एसेट्स प्लस प्रॉफिट, ये रॉन्ग है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सर्टिफाइड क्या करता है? कहीं नोट कर लीजिएगा बच्चे आप लोग कि कैपिटल इक्वल टू नेट एसेट्स। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीजेज, ध्यान से समझिएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीजेज, कब ये इंक्रीज होता है एसेट्स और लायबिलिटीज? बाय ड्रॉइंग ऑफ ऑनर
अगर किसी ओनर के द्वारा पैसा या गुड्स या सामान जो भी निकाला जाता है तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। थर्ड है बाय प्रॉफिट और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो सेकेंड वाला हो जाएगा, Purchase of building on credit. बी हो जाएगा। हाँ क्रेडिट। एसेट्स भी इंक्रीज होगा और उससे लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। yes yes this is right answer. Next, debit indicates which of the following? क्या इंडिकेट करता है डेबिट? तो इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सर। ऑल ऑफ दिस। आपको मॉडर्न अप्रोच हम समझाए होंगे बच्चे, आप लोगों को याद है मॉडर्न अप्रोचेज में जो रूल था, Yes, sir. assets increases that is debited, liability decreases that is debited, capital decreases that is debited। Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, sir. मॉडर्न अप्रोच बच्चे जिनको आता है वो आराम से इसका जवाब दे देंगे कि कोई भी एसेट्स इंक्रीज करे या लायबिलिटी आपको डिक्रीज करे, कैपिटल डिक्रीज करे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है सो राइट आंसर है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। All of ऑल the ऑफ above. दिस। डी। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट है? ओनर सिक्योरिटी, ये बताए थे ओनर सिक्योरिटी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ओनर सिक्योरिटी? ओनर सिक्योरिटी का मतलब क्या समझाए थे, कभी बताए थे आप लोगों को बच्चे? ओनर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जिसमें जिस अमाउंट में, मैंने जो अमाउंट ऑनर बिजनेस से लेने वाले होते हैं या जिसमें इंटरेस्ट होता है ओनर का, उसी को हम लोग ओनर सिक्योरिटी कहते हैं। तो दो पॉइंट ऐसा है जो एक बिजनेस से बिजनेसमैन यानी ओनर लेता है। कौन कौन? तो एक तो जो कैपिटल लगाया बिजनेस में वो रिफंड लेगा, ठीक है, और दूसरा बताओ बच्चे, प्रॉफिट जो रिजर्व है बिजनेस में जमा करके रखा हुआ है वो आपको लेता है। एक छोटा सा लाइन में लिख लीजिए, ओनर सिक्योरिटी इक्वल टू टोटल इक्विटी माइनस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स। ओनर सिक्योरिटी इज इक्वल टू टोटल इक्विटी माइनस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर। ये समझ में आया पॉइंट? यानी टोटल इक्विटी, Yes, sir. तो वे टोटल इक्विटी इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। लिख लिए बच्चे? Minus. या सर फिर से बोलिएगा सर। माइनस एक्सपेंसेस, तो यहां पर और करके लिखिए, एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं आप, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी। अब इसके ऑप्शन में मुझे देखना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओनर सिक्योरिटी इज करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, और ये ब्रैकेट में है करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या ये दोनों को जोड़ देंगे तो ऑनर सिक्योरिटी हो जाएगा? करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स ब्रैकेट में, फिर प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म, सॉरी करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये ऑप्शन नंबर 1 है। सेकंड ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स और माइनस
करंट लायबिलिटी प्लस क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी ऊपर में प्लस था नीचे में क्या है माइनस है। माइनस। और थर्ड ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स, दोनों ब्रैकेट में है, फिर माइनस हो जाएगा करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ब्रैकेट में, और लास्ट में है नन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन हो जाएगा सर। कौन सा बी होगा? होगा। बी हो जाएगा। B. 5 का बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा बच्चे। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन शेयर करते हैं इसको। अब लिखिए बच्चे, द नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग करेंगे अभी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इससे किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पर्सनल अकाउंट में बी डिवाइडेड इनटू, बताओ इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 part. 4 पार्ट, 8 पार्ट, 2 पार्ट, नन ऑफ दिस। इम्पर्सनल अकाउंट में बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 8 पार्ट, 2 पार्ट या नन ऑफ दिस। 2 part. 2 part, real account and nominal account. Okay, first part is called, first part of क्या impersonal account is called real account, Real and account. second part is called nominal account. Nominal account. नॉमिनल Okay. अकाउंट। Bank draft, next question, बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है बच्चे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव So पर्सनल nominal- अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव है सर, हाँ। आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, Yes. रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन आप लोग को बताए थे बच्चे, ये जानकारी फिर से नहीं है आप बता लोगों दीजिए। को? देखो अकाउंट्स जो होता है वो, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अगर कोई पूछ दे कि अकाउंट्स किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन है द इंडिविजुअल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस is called account. There are two types of account, personal account and impersonal account. Personal account are those account which relate to a particular person, firm, companies, liabilities, etc. There are three types of क्या personal account: natural personal account, artificial personal account और representative personal account. Okay, so where an account indirectly represent a person or persons, चाहे तो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करे, उस अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, उसके बाद अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एटसेट्रा। एक वर्ड हम बताए होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। अगर किसी अकाउंट में सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड लग गया तो बच्चे वो नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर इसमें आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी में तो ये समझ में आया बैंक ओवरड्राफ्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The rule debit all expenses and losses and credit all gain and income are related to, ये किसका रूल है? Debit all expenses Nominal and account losses and credit all gain and Nominal income. account. हाँ, ये Nominal नॉमिनल account. अकाउंट का। तो बच्चे इस चैप्टर में आपको बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन देगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, यही सब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। एक क्वेश्चन और है कि क्रेडिट मीन्स, बताइए, क्रेडिट मीन्स एन इंक्रीज increase in इन liability. एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, क्यों डिक्रीज इन एसेट्स नहीं हो सकता है क्या? No sir. डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट नहीं होगा? सर अरे होगा, इंक्रीज, अभी थोड़ा देर हो जाएगा पहले सर, हो बताए थे, जाएगा। इंक्रीज इन होगा एसेट्स सर। डेबिटेड होता है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट। तो वही, तो यही ऑप्शन करा है कि क्रेडिट मीन्स एन इंक्रीज इन एसेट्स, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, अ डिक्रीज इन लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। Increase in liability. Increase. Yes फिर से sir. बोलिए। Increase. क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्रेडिट मीन्स एन इंक्रीज इन एसेट्स, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, अ डिक्रीज इन लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। Increase in liability. and increase in liability. हाँ, ये राइट आंसर है। Yes sir. और डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन एसेट्स, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, एन इंक्रीज इन प्रोप्राइटर सिक्योरिटी, और अ डिक्रीज इन एसेट्स। Increase in assets, sir. And increase in assets. Increase in assets. हाँ, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से लेगा बच्चे, ठीक है? और थोड़ा आप लोग क्या करोगे और रिवीजन करोगे, किसी तरह का कोई डाउट हो रहा है तो बच्चे आप लोग पूछोगे। अभी किसी को एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर आपको तो पता ही होगा सर कि वाइवा किस दिन होगा? यस। सर एग्जाम ही के दिन होगा सर? नहीं, अभी इस पे कुछ डिसीजन नहीं लिया गया बच्चे, ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है? सर इस क्वेश्चन का एग्जाम 1 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, एक के बदले आपका क्या हो जाएगा? आज कितना तारीख हो गया? 31। यस सर, 31 सर। Yes sir. हाँ, तो आप लोग का परसों एग्जाम होगा बच्चे, 2 तारीख को। यस सर। सर क्लास में ही ना होगा।